यूपीडीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का 5वां प्रश्न पत्र जो कि सामाजिक अध्ययन का होता है, ये आज 9 अगस्त को पेपर आपका हो चुका है और उम्मीद करते हैं आपने पेपर को बहुत अच्छी तरीके से किया होगा। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज़ के पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जो है वो भी टाइप कीजिए और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप ये भी बताइए और यहाँ पर मिला लीजिए कुल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ये जो पेपर है हमें भेजा है अशोक कुमार जी ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह जो टोटल पेपर आपका 50 अंक का होता है, 2 घंटे का इसमें समय आपको मिलता है। इसमें टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए रहते हैं और 15 ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लिए रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न रहते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपका त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो किस साहित्य से रिलेट करता है। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये आपका बौद्ध साहित्य का है। ठीक है, अगर आपने ये दूसरा वाला आंसर टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और आप इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद दूसरा सवाल था आपका ऑब्जेक्टिव में आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था, जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे आदि मानव का। ठीक है, या फिर आदि मानव काल में जो मुख्य जानवर था, ठीक है, आदि मानव का वो कौन सा था, वो था कुत्ता। ठीक है, सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालना स्टार्ट किया था, अपने साथ रखना स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद आपका जो तीसरा सवाल था वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, कन्फ्यूशियस। ठीक है, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो कन्फ्यूशियस था ये चीन देश से आया था, चीन देश का रहने वाला था। ठीक है, चीन में इसका जन्म हुआ था कन्फ्यूशियस का। ठीक, उसके बाद चौथा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था। ठीक है, इस दीवार का जो निर्माण है बहुत सारे लोगों ने करवाया, लेकिन जो स्टार्टिंग थी वो स्टार्टिंग कराई थी किन शी हुआंग। ठीक है, जो राइट आंसर आपका हो जाएगा किन शी हुआंग, इन्होंने इस चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था। उसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, 5वां। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा याद रखें। राजतरंगिणी ग्रंथ जो है उसकी रचना किसने की थी। ठीक है, तो जो राजतरंगिणी ग्रंथ है इसकी जो रचना है, जो लेखक हैं इसके, वो कल्हण है। ठीक है, कल्हण ने राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको आगे की टीईटी परीक्षाओं और सीटेट जैसी परीक्षाओं में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन आपका कि नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है, इनमें सभ्यताएं दी हुई हैं, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। इन आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो नील नदी के किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ था वो कौन सी सभ्यता है, तो वो हो जाएगी आपकी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, जो मिस्र की सभ्यता है इसका विकास जो है वो नील नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, इसके बाद आप अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे और अगला 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, शून्य अक्षांश यानी कि 0 डिग्री रेखा को किस नाम से और जाना जाता है। तो जो आपकी 0 डिग्री रेखा होती है यानी कि शून्य अक्षांश रेखा होती है, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 नंबर का जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर आपका सवाल है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। ये जो पेपर था ये थोड़ा इजी था। ठीक है, कल जो पेपर हुए थे वो थोड़े मॉडरेट थे, लेकिन आज के जो तीनों पेपर आए हैं साइंस, मैथ और सोशल स्टडीज़ के, वो इजी हैं। और इजी इसलिए भी होंगे क्योंकि इन सब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से कोरिलेट कर पाते हैं अपने साथ, और जो शुरू के 2 सब्जेक्ट थे उन्हें आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा भी होगा तो इतना ज़्यादा ध्यान से आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इन्हें आपने अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके सामने, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप पता ही होगा आपको, नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान है। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 9 नंबर का, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा। ठीक है, ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे जो कि भारत के थे। ठीक, इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 10 नंबर का, पंचायती राज व्यवस्था की जो निम्नतर संस्था है वो कौन सी है। ठीक है, यानी कि जो सबसे छोटी संस्था होती है पंचायती राज व्यवस्था में, वो आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा, सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, उसके बाद होती है आपकी जिला पंचायत। ठीक है, उसके बाद होती है आपकी नगर पालिका। ठीक, तो जो सबसे छोटी पंचायत होती है वो कौन सी होती है, विलेज लेवल पर होती है, जिसे हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत। उसके बाद आपका है 14 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर
आप देख पा रहे होंगे ये कितने नंबर 11 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ये जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन होता है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है जो जिले में कामकाज देखता है, तो कामकाज करने का जो मुख्य अधिकारी होता है वो होता है आपका जिला अधिकारी, ठीक है, जिसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है। और अगला सवाल 12 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है, ठीक है। अर्थशास्त्र में जो भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो कौन है, तो वो हैं आपके प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 13 नंबर का। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, ठीक है, नासा, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1958 में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर अभी ऑब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव बची हूँ। उसके बाद आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी सॉल्व कराएंगे। 15 में से आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये जो कथन है वो किसका है, तो ये जो कथन है दोस्तों वो है आपका एडम स्मिथ जी का, ठीक। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये एडम स्मिथ जी का कथन है। उसके बाद आपका अंतिम सवाल है ऑब्जेक्टिव में 15 नंबर का। भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, टेट सीटेट जैसी परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो इसे आपको हमेशा ध्यान रखना है। मुंडकोपनिषद से इस वाक्य को लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदा जीत होती है, सत्यमेव जयते। ये जो आपका वाक्य है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसे आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद आपके आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ऑब्जेक्टिव आपके कितने सही हुए हैं, 50 नंबरों का आपका ये टोटल पेपर होता है। 50 में से अगर आपके 25 अंक बैठ रहे हैं, आ रहे हैं 25 अंक, तो आप पास हैं। 25 से ऊपर रहना चाहिए। अगर आपके 25 से कम अंक आते हैं, कम मार्क्स आते हैं, तो आपका उस पेपर में फेल माना जाएगा, यानी कि आप उसमें बैक पेपर देना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है 16 से 30 नंबरों तक। यहाँ पर आप देखेंगे तो अति लघु उत्तरीय में 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सबसे प्राचीनतम वेद, ये आपने बार बार पढ़ा होगा, बार बार, ठीक है, बार बार, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे पुराना जो वेद है वो आपका ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। उसके बाद आप अगला सवाल यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके लेखक हैं चाणक्य, ठीक है, चाणक्य, और इनका दूसरा नाम है कौटिल्य, कौटिल्य भी इन्हें कहा जाता है। आपने दोनों में से कोई भी एक नाम लिख दिया होगा पेपर में आंसर में, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी नाम लिख दिया होगा, चाहे चाणक्य लिख दिया हो या कौटिल्य लिख दिया हो, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 18 नंबर का। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको पता ही होगा पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है आपका पुरापाषाण काल, उसके बाद आता है आपका मध्यपाषाण काल और उसके बाद होता है आपका नवपाषाण काल, ठीक है। अगर आपने इतना लग दिया होगा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, तब भी आपका 1 नंबर पक्का है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल यही पूछा गया कि कितने भागों में बांटा गया। अगर आपने 3 लिख दिया होगा, 3 भागों में बांटा गया, तभी आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद 19 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो किस नदी घाटी में विकसित हुई थी, ठीक है। जैसे कि अभी नदी घाटी से एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर पूछा गया था आपसे नदी घाटी से रिलेटेड, सभ्यताओं से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी आया हुआ है। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी के किनारे ये विकसित हुई थी, ठीक है। तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है मुख्यतः 2 नदियों के किनारे विकसित हुई थी, दजला और फरात, ठीक है, दजला एवं फरात, इन नदियों के किनारे ये सभ्यता जो है वो विकसित हुई थी, ठीक है। अगर आपने लिखा होगा तो निश्चित रूप से आपको आंसर का जो मार्क्स है वो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ऋग्वेद में आपके टोटल 10 मंडल हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख दिया होगा, पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था, ईजी था अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक। उसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है और अगला सवाल है जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछा गया था। तो जैन धर्म के संस्थापक आपको पता ही होगा ऋषभदेव, ठीक है, ये प्रथम तीर्थंकर थे और यही संस्थापक भी थे जैन धर्म के, ठीक है, ऋषभदेव।
इसके बाद आपसे 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपको बताइएगा 18 पुराण है, ठीक, और पुराणों की संख्या आपकी 18 है। उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा गया था 23, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो भैया मानचित्र के आपके 3 घटक होते हैं, दूरी, ठीक है, दूरी, इसके बाद दिशा, ठीक है, दिशा और प्रतीक। ये मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, ठीक है। अगर आपने इतना लिख दिया होगा कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं तब भी आपको नंबर मिलने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल आपको ध्यान रखना है दूरी, दिशा और प्रतीक ये मानचित्र के 3 घटक होते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इसरो का मुख्यालय, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको पता ही होगा इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, ये आपको लिखना था बेंगलुरु, ठीक। उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आप देख लेंगे यहाँ पर। अगला सवाल है 25 नंबर का, नगर निगम से रिलेटेड है। नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है, नगर निगम होता है। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसका पदनाम क्या होता है, यानी कि नगर निगम का जो अध्यक्ष है उनको क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है आपका महापौर, ठीक है, क्या बोला जाता है? महापौर, या आप मेयर भी लिख सकते हैं, मेयर, मेयर, महापौर या फिर मेयर, दोनों में से आपने कुछ भी लिख दिया होगा तब भी आपको नंबर जो है वो मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 26 नंबर का, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो भी एक इजी क्वेश्चन है। सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। और जो ग्रह होते हैं, ग्रह के चारों ओर जो खगोलीय पिंड ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, आसानी से अपने पेपर को सॉल्व किया होगा। अब अगला सवाल आप देख लेते हैं, यहाँ पर 27 नंबर से आपसे पूछा जा रहा है, विषुवत रेखा को कौन सी नदी जो है वो 2 बार काटती है? विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा आपसे पूछा जा रहा है, विषुवत रेखा को कौन सी नदी जो है वो 2 बार काटती है? तो इस नदी का आपका नाम हो गया कांगो, कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे, जायरे नदी, ठीक है। ये जो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये चीज़ आपको लिखना था। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। अगला सवाल 28 नंबर का, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी कि जो विश्व का टोटल क्षेत्रफल है उस टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है? तो भारत के क्षेत्रफल के प्रतिशत के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो टोटल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 यानी कि 2.4% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परिक्रमण गति किसे कहते हैं? ठीक है, आपको से पूछा जा रहा है परिक्रमण गति किसे कहते हैं। उससे पहले यहाँ पर ये बता देते हैं, इस क्वेश्चन से पहले हम 30 नंबर का क्वेश्चन आपको बताते हैं। महाभारत के जो लेखक हैं वो कौन थे? तो महाभारत के जो लेखक थे वो थे आपके महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जो थे वो महाभारत के लेखक थे। और जो आपका क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 29 नंबर का, परिक्रमण गति किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, सबसे पहले तो ये अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है, अपनी धुरी पर घूमती है अपनी एक्सिस पर। इसके साथ साथ क्या है, ये सूर्य की परिक्रमा करती है एक अंडाकार मार्ग पर, एक अंडाकार मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ एक अंडाकार मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करती है। इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? भूकक्षा कहा जाता है। और ये जो गति होती है, ठीक है, जिस गति से ये अंडाकार मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करती है, इस गति को ही परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ अपने अंडाकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर एक गति करती है, इस गति को ही परिक्रमण गति कहा जाता है। तो इस तरह से आपको इन सवालों के आंसर लिखना थे। बाकी लघु उत्तरीय प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते होंगे, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपने पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया होगा। और इतने क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चंस के आंसर बताएं, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और टोटल 50 आउट ऑफ कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के और भी पेपर सॉल्यूशन को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।